शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का मतलब एक तरीके से शेयरिंग बांटना होता है। पावर शेयरिंग मतलब जो एक तरीके से गवर्नमेंट में रहने से जो पावर आती है, जो शक्तियाँ आती है, उसको बांटना समाज के अलग अलग समुदायों में। ठीक है, क्योंकि एक समाज में एक ही समुदाय तो नहीं रहता है ना। अब देखते हैं एथनिक कंपोजिशन। अब बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन, पहले एथनिक कंपोजिशन या जातीय बुनावट जिसे कहा जाता है उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एक ही समाज में जो है एक ही कल्चर को मानने वाले कुछ अलग अलग समुदाय जो है आ जाते हैं। वो किसी भी बेस पे जो है अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं या अलग धर्म को भी मानने वाले लोग हो सकते हैं, हमेशा लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। बस समाज में कुछ अलग जो है एक तरीके से कल्चर को मानने वाले लोग जो है आ जाते हैं, जिसमें जो है उनकी डिमांड्स अलग होती है, जिसे एथनिक कंपोजिशन भी कहा जाता है। समाज की जातीय बनावट मतलब कोई भी जाति के अनुसार जो है उसको अलग कर दिया जाता है, डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। अब हम बेल्जियम में देखते हैं कि वहाँ का जो है एथनिक कंपोजिशन कैसा है। तो बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक जो है फ्लो चार्ट है, जिसमें देखते हैं कि 59% वहाँ पे जो जनता रहती है वो डच भाषा बोलती है और कहाँ रहती है, फ्लेमिश रीजन में रहती है। और 40% जो जनता है वो वेलोनिया जो है रीजन में रहती है और क्या बोलती है, फ्रेंच भाषा बोलती है। और 1% जो बचते हैं वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 40% जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी का मतलब जो कम संख्या में होते हैं। दो वर्ड्स आप कंटिन्यू सुनोगे यहाँ पे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम संख्या में है, अल्प में है, और मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक जो ज़्यादा संख्या में है। तो यहाँ पे जो कम संख्या में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, उनके जो एक तरीके से ज़्यादा अच्छे जो है उनको संसाधन मिल रहे हैं, वो रिच है, अमीर है, पावरफुल है, उनके पास संसाधन है, वो अपना विकास अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनमें जो है एक तरीके से असंतोष है, जिसकी वजह से जो है वो जो है एक तरीके से उनमें असंतोष है, थोड़ा जो है डिमांड्स वो आगे करने लगते हैं। अब हम कैपिटल्स में देखते हैं, वहाँ की जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, मतलब वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। वहाँ पे क्या है कि जैसे अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो वहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम है, लेकिन ब्रुसेल्स में वो ज़्यादा है, 80% है। और डच भाषा बोलने वाले सिर्फ 20% है। जो पूरे अगर बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे कितने थे, 59%। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पे अपोजिट है। बेसिकली पूरे देश के मुकाबले अगर मैं ब्रुसेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा संसाधन है उनको। तो इसी के साथ साथ अब यहाँ पे अगर ये लोग एक जो समाज है उसको जो है इग्नोर कर देते, उसकी डिमांड्स को इग्नोर कर देते, तो यहाँ पे जो है ये शांतिपूर्वक नहीं रह पाते। तो इसीलिए इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से बदलाव किया, जिसे अकोमोडेशन मतलब एक तरीके से समझदारी जिसे कहा जाता है, बेल्जियम की समझदारी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, कि अकोमोडेशन क्या थी बेल्जियम की, उन्होंने क्या समझदारी दिखाई। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वहाँ की केंद्र सरकार है, उसमें उन्होंने जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री थे और जो डच भाषा बोलने वाले मंत्री थे, दोनों की जो संख्या है वो इक्वल कर दी। इसका मतलब है कि कोई भी एक भाषा बोलने वाला समुदाय जो है वो अपने बल पे कोई भी एक कानून जो है पास नहीं कर सकता है, उसमें दोनों के लिए ही जो है मेजॉरिटी में दोनों के ही मेंबर्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर कर दिया। अब वो उसको जो है एक तरीके से आंसरेबल नहीं होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को जो है वो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को मतलब जो राज्य सरकार है उनको दे दिया। तीसरा स्टेप उठाया उन्होंने ब्रुसेल्स को लेकर, राजधानी को लेकर, जिसकी मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि उसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो पूरे देश के मुकाबले उल्टा है। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने वहाँ पे भी सेम चीज़ें की कि वहाँ पे भी दोनों ही भाषा बोलने वाले जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, प्रतिनिधि होंगे, वो इक्वल होंगे, उनके मंत्रियों की संख्या जो है इक्वल होगी। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज को बोलने वाले। और चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उन्होंने क्या उठाया, ये उठाया कि सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल की सरकार नहीं होगी, एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, बल्कि एक तीसरी लेवल की भी सरकार होगी, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम दिया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है, कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब एक ही समुदाय के लोग मिलकर उसे चुनेंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि डच भाषा जो लैंग्वेज है उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनने के लिए जो लोग वोट देंगे वो डच भाषा बोलने वाले लोग ही वोट देंगे। दूसरे मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग या जर्मन बोलने वाले लोग उसमें वोट पार्टिसिपेट
नहीं करेंगे। तो अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था, ये उनकी संस्कृति को जो है आगे बढ़ाता था, उनके एजुकेशन सिस्टम को जो है आगे बढ़ाता था, और लैंग्वेज रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ये सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम श्रीलंका पे। श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ध्यान से समझना कि सबसे पहले श्रीलंका जो है बेसिकली वो यहाँ पे दो भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। एक सिंघली भाषा बोलने वाले लोग हैं, दूसरा तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। वहाँ पे सिंघली बोलने वाले 74% रहते हैं और तमिल बोलने वाले 18%। अब उस 18% में भी दो तरह के तमिल बोलने वाले लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो वहाँ के मूल निवासी है, जो वहीं पे जो है सदियों से रहते आ रहे हैं। ठीक है, वो 13% है। लेकिन 5% उन तमिलों की संख्या है जो एक तरीके से भारत से जो है, जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज़ जो है भारत से वहाँ पे ले गए उनको बागानों में काम कराने के लिए, और वो 5% जो है वहीं पे जाके बस गए। ठीक है, तो ये जो तमिल बोलने वाले हैं ये ज़्यादातर दो धर्म को मानते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और जो सिंघली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो उनके ज़्यादातर लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7% वहाँ क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते हैं। वो सिंघली भाषा भी बोलते हैं, वो तमिल भी बोलने वाले हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है। अब इसका एथनिक कॉम्पोजिशन आपने समझ लिया। अब आते हैं मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका, मतलब बहुसंख्यकवाद जो श्रीलंका में था वो क्या था। पहले बहुसंख्यकवाद का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से एक ऐसा समुदाय जो बहुत संख्या में किसी देश में ज़्यादा होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपनी ही मर्जी उस देश में चला सकता है। जो कम संख्या में लोग हैं उनकी जो एक तरीके से मर्जी है, उनकी इच्छाओं, उनकी डिमांड्स पे वो ध्यान नहीं देता है। ये बहुसंख्यकवाद या मेजोरिटेरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ था, और इसके बाद वहाँ पे जो सिंघली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो आप ऊपर ही देख चुके हो, 74% अराउंड है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी जो है एक तरीके से लैंग्वेज को जो है दूसरों पे थोपना शुरू कर दिया, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि वो ज़्यादा संख्या में है। और 1956 में एक एक्ट लेकर आए। उन्होंने जो है इस एक्ट के चलते क्या चीज़ें की, सबसे पहली चीज़ की कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको एक साइड कर दिया, और सिंघली को जो है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हो वो अनाउंस कर दिया कि सिंघली भाषा में ही सारे जो सरकारी कामकाज है वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा किया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है या गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे सिंघली भाषा बोलने वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, मतलब उन्हें जो है ज़रूर उसमें जो है एक तरीके से हिस्सा लेना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी किया कि जो एक तरीके से बौद्ध धर्म है, जो ज़्यादातर जो है सिंघली भाषा बोलने वाले लोगों का धर्म था, उन्होंने जो है ये किया कि उन्हें जो है एक प्रोटेक्शन दी गई, उनके लिए जो है ज़्यादा अच्छे जो है कदम उठाए गए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के जो श्रीलंका के जो तमिल बोलने वाले लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ़ जो एक तरीके से मोर्चे निकालने शुरू कर दिए। इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, और उन्होंने जो है विरोध करते हुए इन्होंने ये कहा कि तमिल को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी चाहिए, और जो एक तरीके से उनकी क्षेत्रीय स्वायत्ता है, जो क्षेत्र है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, और उन्हें भी जो है जॉब्स में या एजुकेशन में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक समान जो है एक तरीके से मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आ सके। इसके लिए 1980 में जो है उन्होंने जो है एक तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राजनीतिक दल जो है बनाए, जिसे तमिल एलम कहा गया। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका का वहाँ पे एक्टिव थे। और इसके साथ साथ इसकी वजह से जो है इनकी डिमांड्स की वजह से जो है वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ सरकार और इन पार्टीज़ में जो तमिलों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी, इनमें जो है बहुत ज़्यादा हिंसक जो है टकराव होने लगे, जिसे सिविल वॉर का नाम दिया गया। सिविल वॉर की डेफिनेशन भी मैंने नीचे आपको दे रखी है कि जब उस देश में जो है दो समुदायों में जो है बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से इंटेंस जो है बहुत ज़्यादा युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो उसे सिविल वॉर कहा जाता है, लेकिन ये देश के अंदर ही होता है। और एट लास्ट ये जो सिविल वॉर है ये कब ख़त्म हुआ, 2009 में ख़त्म हुआ, और इनके जो समाज पे और आर्थिक रूप से इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, डिजायरेबल क्यों है। सबसे पहले ये जो अलग अलग समुदाय है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग समुदाय, उनमें जो मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसे कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है
ये जो है आर्बिट्रेरी, इसको जो है एक पक्षपात जैसा जो निर्णय होता है कि एक समुदाय का ज़्यादा फेवर लिया जाए, उस चीज़ को भी कम करता है और जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये लोगों को जो है इनकरेज करता है कि अलग अलग समुदाय के लोग जो है वो सरकार में जो है हिस्सेदारी ले, पार्ट्स ले। इसके साथ साथ पावर शेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉलिटिक्स में जो है स्टेबिलिटी, मतलब कि स्थिरता लाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो पावर शेयरिंग है एक ऐसी चीज़ है जो एक तरीके से आत्मा है डेमोक्रेसी की। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इफ़ेक्ट करती है कि हर कोई अपना जो एक तरीके से पावर है वो कैसे एक्सरसाइज, कैसे यूज़ करता है, कैसे उसे जो है प्रभाव में लाता है। इसके ज़रिए कोई भी जो है व्यक्ति जो है एक तरीके से पावर शेयरिंग को जो है गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक जो है पावर शेयरिंग के फॉर्म पर। ठीक है, इसका सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्षैतिज जो है एक तरीके से पावर का जो है जो बांटी जा रही है। इसमें क्या देखते हैं हम कि जो एक तरीके से पावर है, जो शक्तियां हैं उसको जो है सरकार तीन उसमें जो है बांट देती है, तीन अलग अलग पार्ट्स में, अंगों में डिवाइड कर देती है और तीनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसे लागू करती है, और लास्ट जुडिशरी जो न्याय करती है। ये हम सबको पता है। तो ये एक ही लेवल पे, ये ऐसा नहीं है कि एक से दूसरा नीचे है या कोई ऊपर नीचे है, ये एक ही लेवल पर रह के जो है पावर को जो है एक तरीके शक्तियों को जो है एक दूसरे के साथ बांटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जो है पावर शेयरिंग जो है बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे। हाँ, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग में जो है बेसिकली क्या है, इसमें जो है ऊर्ध्वाधर एक तरीके से वितरण है, जहाँ एक के नीचे दूसरी सरकार है, फिर उससे नीचे दूसरी, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा सीक्वेंस, वैसे वैसे इनकी शक्तियाँ जो है वो कम होती जाएगी। इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग या ऊर्ध्वाधर जो है शक्ति संतुलन या फिर वितरण भी कहा जा सकता है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होती है, सेंट्रल होती है, सेंट्रल जिसे यूनियन या फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जो पूरे देश की एक कॉमन सरकार होती है। इसके नेक्स्ट आता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम भारत में आप देखते हो कि केंद्र सरकार है, उसके बाद जो है राज्य सरकार है, हर एक राज्य की जो है अलग अलग सरकारें हैं। और इसके बाद भी अगर आप देखोगे भारत में तो पंचायत का लेवल आता है, फिर नीचे और जो है उससे पावर, और इन सब के जो है अपने अपने क्षेत्र जो है डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है कि इसका आप एक एग्जांपल देख चुके हो कम्युनिटी गवर्नमेंट का। कम्युनिटी गवर्नमेंट का आप एग्जांपल देख ही चुके हो बेल्जियम में, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई जाती है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके साथ साथ बेल्जियम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे कोई कम संख्या में है तो उसे जो है आगे लाने के लिए जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का सहारा लिया जाता है। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसी भी आधार पे हो सकती है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो या फिर जो है भाषा के आधार पे हो। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट आता है कि पावर शेयरिंग एक और तरीके से की जाती है, जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है या जो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो मूवमेंट्स या आंदोलन चलाए जाते हैं, ये भी सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव डालती है, उसमें जो है हिस्सेदारी लेती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो लोकपाल बिल जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पीछे जो है आया था कि उसके ज़रिए जो है एक तरीके से एक समुदाय जो है, जो मूवमेंट आंदोलन के ज़रिए जो है लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं सरकार चलाने में, कि कौन सी चीज़ें उनके लिए सही है और कौन सी नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।